Bismillahirrahmanirrahim. I am Awais Khalid. Today we will be discussing about motivation and its role in organization behavior. हमने पिछली क्लास में परसेप्शन के बारे में बात की थी. आज हम जो है वो मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे. ये मैंने आपको बताया था कि ओबी को हम 3 लेवल पे जाके डिस्कस करेंगे: इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल. ये हमारा जो है वो फर्स्ट लेवल का लास्ट जो है वो चैप्टर है. उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे ग्रुप लेवल की तरफ, फिर उसके बाद हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर जाके बात करेंगे. मोटिवेशन क्या होती है, सब लोग हम जो है वो इसके बारे में बात करते हैं. आपने कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर और जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के अंदर भी जो है वो हम मोटिवेशन के ऊपर बात कर चुके हैं. तो सबसे पहले हमें जो है वो मोटिवेशन के ऊपर पता होना चाहिए कि मोटिवेशन क्या होती है. कुछ लोग जो है वो मोटिवेशन को कहते हैं कि ये एक ह्यूमन ट्रेट है. ठीक है, ट्रेट क्या कहते हैं कि ट्रेट कोई भी ऐसी चीज जो किसी एक बंदे को किसी दूसरे बंदे से जो है वो मुमताज करती है, डिफर करती है. ठीक है, जिस बेस पे वो एक बंदा जो है वो दूसरे से डिफरेंट है, उसको हम जो है वो ट्रेट कह सकते हैं. और ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, फिर कुछ लोग मोटिवेशन को भी एज ए ट्रेट जो देखते हैं, ह्यूमन ट्रेट या पर्सनालिटी ट्रेट जो है वो देखते हैं. तो ये ऐसा नहीं है. मोटिवेशन है क्या? हम जो है वो सेकंड नंबर पे डेफिनेशन लिखी हुई है. मोटिवेशन इज अ प्रोसेस दैट अकाउंट फॉर एन इंडिविजुअल्स इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट टुवर्ड अटेनिंग अ गोल. कि किसी गोल को अचीव करने के अंदर किसी भी इंसान की उसकी इंटेंसिटी क्या है, कि कितनी शिद्दत है, कितने जोर शोर से वो काम कर रहा है, और उस काम को करने की डायरेक्शन क्या है. ठीक है, उसने वे जो अडॉप्ट किया है उस चीज को अचीव करने के लिए, और कितना कंसिस्टेंटली, कितनी परसिस्टेंस के साथ, कितना लॉन्ग लास्टिंग तरीके से वो ये काम कर रहा है. अगर इन 3 चीजों को हम जो है वो देखें तो उसको हम जो है वो मोटिवेशन कहते हैं. लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हमारा जो फोकस है मोटिवेशन का, हम उसे कहते हैं कि ये हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से. वी विल नैरो डाउन द फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट आवर सिंगुलर इंटरेस्ट इन वर्क रिलेटेड बिहेवियर. मैंने आपको बताया कि मोटिवेशन क्या है. इट्स डिपेंड्स ऑन सिचुएशन और इंडिविजुअल, उनके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, उनका जो इंटरेक्शन है. ठीक है, कि लेट्स से आपने एग्जाम को जो है वो पास करना है, अच्छे मार्क्स से पास करना है, सबका गोल है. ठीक है, किसी का मार्क्स जो है वो अच्छे उससे हो सकता है, गोल जो है वो अच्छे मार्क्स से पास करना हो सकता है, और किसी का इसी तरह डिपेंड करता है. तो एक इंडिविजुअल और एक सिचुएशन. ठीक है, ये 2 लोग हैं जो कि डिपेंड करेगा कि कोई भी जो है वो उसकी मोटिवेशन जो है वो उसके लिए क्या है. अब कौन कितनी एफर्ट कर रहा है, ठीक है, कितने नॉर्मल वे के अंदर या कितना स्मूथ वे उसने लिया है, कितना राइट वे लिया है या रॉन्ग वे लिया है, फिर कितना कंसिस्टेंटली उसके ऊपर. अब ये तो नहीं कि पहले 2 लेक्चर्स में तो हमने टिका के पढ़ा कि जी ठीक है, लेकिन बाद में हम जो है वो अपने फोकस जो है वो हमने शिफ्ट कर लिया. तो हम आज जो हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन के फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो हमारा फोकस जो होगा वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है उनको अचीव करने के अंदर हमने देखना है कि किसी भी एक बंदे की क्या मोटिवेशन होगी, कि बीइंग अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे अपना रोल जो है वो प्ले करता है. इसमें हमने डेफिनेशन के अंदर हमने 3 चीजों के बारे में बात की. द की एलिमेंट्स ऑफ आवर डेफिनेशन वाज इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस. इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी इज कंसर्न्ड विद हाउ हार्ड अ पर्सन ट्राइज, कि कितना हम अपनी एफर्ट पुट करते हैं, द लेवल ऑफ एफर्ट, द अमाउंट ऑफ एफर्ट वी पुट टू अटेन अ गोल. ठीक है, कि हमने कितना ट्राई किया. लेट्स से आप एक अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 दफा आपसे नहीं हुआ, 2 दफा नहीं हुआ, क्या आपने तीसरी दफा ट्राई किया? एक बंदा जो उसको 6 दफा ट्राई कर रहा है, ठीक है, उसकी एफर्ट जो है वो, उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा है, जबकि आपकी जो 2 दफा ट्राई कर रहा है उसकी इंटेंसिटी कम. डायरेक्शन इज द ओरिएंटेशन देन बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कि डायरेक्शन क्या है, कि जो हम बात करते हैं कि कितना पॉजिटिवली या कितना नेगेटिवली आपकी ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स अचीविंग द गोल. ठीक है, कि आप कितना नेगेटिव अप्रोच के साथ देखते हैं, कितना पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो है वो चलते हैं. दैट इज डायरेक्शन. परसिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग अ पर्सन कैन मेंटेन हिज एफर्ट. जैसे मैंने आपको पहले बताया
कि कितना लॉन्ग उसको जो है वो लॉन्ग टर्म आप लेके चल सकते हैं, कितना एंड्यूरिंग है वो आपकी इंटेंसिटी या वो डायरेक्शन, कि आप कितना लॉन्ग उसको प्रोलॉन्ग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने आज तो हमें किसी ने जो है वो बताया इस चीज़ के कि हम ऐसे कर लें ऐसे कर लें, तो अभी तो हम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या हम उतने ही मोटिवेटेड हैं? दैट अकाउंट्स फॉर परसिस्टेंस। ठीक है, वहां से पता चलेगा कि हम कितने परसिस्टेंट हैं। ठीक है, तो हमें मोटिवेशन की समझ आ गई कि किसी एक गोल को अचीव करने के अंदर हम कितनी एफर्ट पुट करते हैं, उसके लिए कौन सा वे जो है वो अडॉप्ट करते हैं और कितनी परसिस्टेंस जो है वो शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मोटिवेशन। अब इसमें कुछ थ्योरीज हैं जो कि अर्ली थ्योरीज हैं। ठीक है, पुरानी जो थ्योरीज हैं जो मोटिवेशन के बारे में, आइडेंटिफाई अर्ली थ्योरीज एंड इवैल्यूएट देयर एप्लीकेबिलिटी टुडे, कि पुरानी थ्योरीज कौन सी हैं और आज वो कितनी एप्लीकेबल है। आप लोगों ने मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ा होगा, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, मार्केटिंग के अंदर भी पढ़ा है, मैंने आप लोगों को जो है वो पढ़ाया है। ठीक है, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, तो वहां से भी हमें जो है वो मोटिवेशन के बारे में जो है वो पता चलता है। दैट इज बेसिकली अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आल्सो। थ्योरी एक्स एंड वाई एक है हमारे पास। थ्योरी एक्स जो है वो कहती है, ये एक ही थ्योरी है। थ्योरी एक्स एग्जम्पशंस आर बेसिकली नेगेटिव, एम्प्लॉयज आर इनहेरेंटली डिसलाइक द वर्क एंड whenever possible will attempt to avoid। के थ्योरी एक्स ये कहती है, इसका आर्गुमेंट ये है कि लोग जो है वो काम करना नहीं चाहते और जब जब उनको मौका मिलेगा वो उससे जान जो है वो अपनी छुड़वाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमने उनको थ्रेट करना है, कंट्रोल करना है, पनिशमेंट उनको देनी है, ताकि हम जो है वो उन लोगों से काम ले सके। ठीक है, सादा अल्फाज में ये कि हमें लोगों से काम निकलवाना पड़ेगा, कोई खुद आके काम नहीं करेगा, हमें उनसे काम निकलवाना पड़ेगा। दिस इज द थ्योरी एक्स। ठीक है, थ्योरी वाई क्या है? थ्योरी वाई कहती है कि लोग जो हैं वो, इसके अजम्पशन नॉर्मली पॉजिटिव हैं कि एम्प्लॉय कैन व्यू द वर्क एज बीइंग नेचुरल एज रेस्ट और प्ले, कि लोग जो है वो नेचुरल तरीके से काम के बारे में सोचते हैं। अगर वो काम ठीक है तो लोग करेंगे, अगर नहीं ठीक तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, थ्योरी एक्स अजम्पशंस आर थ्योरी वाई के बारे में हम जो है वो बात कर रहे थे। थ्योरी वाई के अजम्पशंस, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग अपनी जो है वो उनकी जो डायरेक्शन है, उनका जो कंट्रोल है, उनके वो कितने कमिटेड हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ, वो उसको जो है वो देखते हैं अगर आपके काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मींस इसके एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड है। एक में ये है कि हमने काम करवाना है और दूसरी साइड पे ये है कि काम के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो काम कैसा है। अगर वो काम इस लायक है कि उसे किया जाए तो लोग उसे बखुशी करेंगे, अगर वो काम ही ऐसा है कि जो कि जिसके अंदर प्रॉब्लम है तो फिर शायद लोग उसको ना करें। दैट इज थ्योरी वाई। ठीक है, ये एक अर्ली थ्योरी है। Implications for the managers are best explained by using Maslow hierarchy of framework। जो मैस्लो का hierarchy of need वर्क, जिसमें हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, फिर उसके बाद सोशल नीड्स हैं, फिर सिक्योरिटी एंड सो ऑन, वो आप लोग सब लोगों को पता है। तो उसको साथ मिला के हम जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो कर सकते हैं कि थ्योरी एक्स जो है लोअर ऑर्डर्ड नीड्स डोमिनेंट इंडिविजुअल, के जो हमारा लोअर ऑर्डर है, जो छोटे लेवल पे जो लोग हैं, उनको जो है वो डोमिनेंट इंडिविजुअल जो है वो चाहिए ताकि वो उनसे काम जो है वो ले सके। ठीक है, थ्योरी वाई के अकॉर्डिंगली हायर ऑर्डर नीड्स डोमिनेंट इंडिविजुअल्स, के जो आपके ऊपर वाले लोग हैं उनको भी जो है वो डोमिनेंट जो है वो होना चाहिए। मैकग्रोवर हिमसेल्फ बिलीव दैट द थ्योरी वाई अजम्पशंस आर मोर वैलिड देन थ्योरी एक्स। मैकग्रोवर जो है वो कहता है कि थ्योरी वाई जो है वो ज्यादा वैलिड है एज कंपेयर टू द थ्योरी एक्स, लेकिन इसके लिए हमारे पास जो है वो कोई एविडेंस जो है वो नहीं है। एविडेंस मीन के रिसर्च अब इस बात को जो है वो प्रूव नहीं करती। उसके बाद है टू फैक्टर थ्योरी, theory that relates intrinsic factors such as advancement, recognition, responsibility, achievement to job satisfaction and associates extrinsic factor, pay, company policies with dissatisfaction। एक हमारे पास जो है वो थ्योरी है
जिसे हम जो है वो टू फैक्टर थ्योरी जो है वो कहते हैं, या इसे हम जो है वो हाइजीन थ्योरी भी जो है वो कहते हैं। हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक इंट्रिंसिक फैक्टर और एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? एडवांसमेंट, रिकग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट। ठीक है कि एडवांसमेंट के आपकी प्रोग्रेस, ठीक है, रिकग्निशन के आपको ऑनर किया जाए, आपने कोई काम किया है, ठीक है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो दी जाए, आपने जो कोई अगर कोई अचीव करते हैं तो उसको जो है वो एक्नॉलेज किया जाए। ये चीजें लिंक हैं विद जॉब सेटिस्फैक्शन। जबकि एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जबकि जिसमें सुपरविजन, आपकी सैलरी, कंपनी की पॉलिसीज, वर्किंग कंडीशन, ये चीजें जो है ये डिटर्मिनेंट्स हैं किस चीज के? डिससेटिस्फैक्शन के मीन्स के अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिकग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट ये चीजें होंगी और ये पॉजिटिव साइड पे है तो लोग ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे। और जबकि दूसरी एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स क्या है कि सुपरविजन पे, सैलरी, पॉलिसीज, वर्किंग कंडीशन, ये वो चीजें हैं जो कि जिनका रोल ज्यादा है आपकी किसी की डिससेटिस्फैक्शन के अंदर। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपने एक कॉइन की इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू के बारे में जो है वो पढ़ा होगा। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है कि उसकी उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है कि अगर एक 5 रुपए का कॉइन है तो वो जिस सिल्वर का जो है वो बना हुआ है, जिस चीज का भी बना हुआ है, तो उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है। ठीक है, फिर एक्सट्रिंसिक वर्थ क्या होती है कि उसको हम कितने उसके लिए जो है वो यूज कर रहे हैं। एक पीस ऑफ पेपर है जिसको हम 5000 के लिए यूज कर रहे हैं तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी और एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी। एक पेपर की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, और एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है जिसे हम फेस वैल्यू भी जो है वो कहते हैं। तो इन चीजों के बारे में इसी तरह फिर ये फैक्टर्स हैं, कुछ वो है जो कि हमें सेटिस्फैक्शन की तरफ लेके जाते हैं और कुछ जो है वो हमें डिससेटिस्फैक्शन की तरफ जो है वो लेके जाते हैं। और ये क्या है, ये जॉब सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन की बात हम जो है वो कर रहे हैं। इसको हम जो है वो हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। फैक्टर्स सच एज कंपनी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ that when adequate in job placed workers, when these factors are not adequate, people will not be satisfied। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरवाइजर, सैलरी, अगर ये चीजें एडिक्वेट हैं तो लोग जो है वो सेटिस्फाई होंगे, अगर ये नहीं सेटिस्फाई तो अगर ये चीजें इनफ नहीं है तो लोग जो है वो डिससेटिस्फाई होंगे। इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, हाइजीन फैक्टर इनको जो है वो कहा जाता है। फिर उसके बाद है मैकलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स, ये अब थर्ड उसकी तरफ हम जो है वो जा रहे हैं। ये थ्योरी कहती है कि लोगों के अंदर जो है वो 3 तरह की पावर जो है 3 तरह की नीड्स जो है वो होती हैं। ठीक है, आपने मेरे ख्याल में कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर भी जो है वो ये पढ़ा होगा या मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा होगा। थ्योरी फोकस ऑन द 3 नीड्स, अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन। ये 3 तरह की नीड्स हैं। नीड फॉर अचीवमेंट क्या है? दैट the drive to excel, achieve in relation to the set of standards to strive succeed, कि हम एक जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उनको अचीव करने के अंदर हमारे अंदर कितनी विल है, कितनी ड्राइव है, कि कितना हमारे अंदर ईगर है कि हम इसको जो है वो अचीव कर लें। दैट इज आवर नीड फॉर अचीवमेंट। उसके बाद सेकेंड जो है वो नीड फॉर पावर, टू मेक अदर्स बिहेव इन अ वे दैट दे वुड नॉट हैव बिहेव्ड अदरवाइज, कि आप जो है वो अगर नीड फॉर पावर क्या है, पावर का क्या मतलब होता है कि हम लोगों को एक सर्टन एक बिहेवियर हम उनसे जो है वो डिमांड करते हैं। अगर वो हम नॉर्मली उनको कहें तो वो शायद ना करें वैसा, लेकिन अगर आपके पास पावर हो तो फिर आप उनसे वो करवा सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, नीड फॉर पावर। पहले मैं ये तीनों नीड्स जो है वो एक्सप्लेन कर दूं, फिर इनके हम रोल की तरफ बारे में बात करेंगे। नीड फॉर एफिलिएशन, ये हमारा क्या है कि सोशलाइजेशन की जो है वो नीड है कि हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लोगों के साथ, ठीक है, लोगों के साथ उठना बैठना, और इस तरह की जो नीड है ये है नीड फॉर एफिलिएशन। तो अब हमने बात की इन तीनों नीड्स के बारे में हमने देख लिया। अब ये नीड्स जो है वो मोटिवेशन के साथ जो है वो कैसे लिंक है, या ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट ज्यादा होगी, ठीक है, वो जो है वो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल जो है वो होंगे। ठीक है, बेनिफिशियल होंगे मींस के वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो काम करेंगे। ठीक है, ये नीड फॉर अचीवमेंट का रोल हो गया। फिर इसी तरह नीड फॉर पावर, ठीक है, ये क्या है कि हमने
लोगों के जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो चलाना है। तो ऐसे लोग जिनके अंदर नीड फॉर पावर जो है वो ज्यादा होती है, वो लोगों को सिचुएशन को जो है वो उसके इंचार्ज बनना जो है वो पसंद करते हैं। स्ट्राइव फॉर इन्फ्लुएंस और ओवर अदर, कि वो लोगों के ऊपर जो है वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो रखना चाहते हैं। प्रेफर टू बी प्लेस्ड इनटू द कंपेटिटिव एंड स्टेटस ओरिएंटेड पोजीशन, और वो ऐसी पोजीशन लेने के हक में होते हैं कि जहां पे वो कंपटीशन जो है वो फेस कर सकें, या वो उनकी पोजीशन जो है वो स्टेटस दे सके। तो ऐसे लोग जो हैं वो जब लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो बीइंग उनको अगर हम ऐसे हमारे पास सुपरवाइजर होंगे तो वो लोगों से ज्यादा काम जो है वो ले सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बेनिफिशियल है। फिर उसके बाद नीड फॉर एफिलिएशन, ये एक उनकी नीड है कि लोगों की कि वहाँ पे जितने उनके साथ लोग हैं उनके साथ जो है वो रिलेशन जो है वो हो। तो दैट इज आवर थर्ड नीड। इसकी अगर हम इसका फर्दर इसकी इम्प्लीकेशन के बारे में बात करें, इट हैज लेस प्रैक्टिकल इफेक्ट देन अदर्स, के दूसरों से जितनी थ्योरीज हैं उनसे कम है इसका जो प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है। बिकॉज मैकलेंड आर्ग्यूड दैट 3 नीड्स आर सबकॉन्शियस। वो कहता है कि ये आपके सबकॉन्शियस, एक कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस होता है। आपने अभी साइकोलॉजी पढ़ी है, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये वो कहते हैं कि ये तीनों नीड जो है वो आपके सबकॉन्शियस के अंदर होती हैं। वी मे रैंक हाई ऑन देम बट नॉट नो इट। इसको जो है वो मेजर करना इजी नहीं है क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस के अंदर है। However, the process is time consuming and expensive and few organizations have been willing to invest in measuring Mackland concept। वो कहते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो बहुत लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है। कुछ लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, लेकिन जो है वो कोई इतनी ज़्यादा हमारे पास जो है वो इसकी सपोर्ट नहीं है। अब जो है वो हम बात करेंगे कॉन्टेम्परेरी थ्योरीज के, न्यू थ्योरीज जो है वो मोटिवेशन की, हम उनके बारे में जो है वो बात करते हैं। अब ये जो न्यू थ्योरीज हैं मोटिवेशन की, इनमें पहली जो है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है। इसमें ये बात करता है कि पीपल प्रेफर टू फील दे हैव कंट्रोल ओवर देयर एक्शंस, सो एनीथिंग दैट मेक प्रीवियसली एंजॉयड task feel more like an obligation than freely chosen activity will undermine the motivation। कि इसमें जैसे देखें कि सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसके नाम से जो है वो पता चलता है, ठीक है, कि लोग जो है वो फील करते हैं कि उनका कंट्रोल है उनके एक्शंस के ऊपर। तो जो चीज़ पहले वो जिस चीज़ को एंजॉय कर चुके हैं, अब वो उनके लिए जो है वो एक जस्ट लाइक एन ऑब्लिगेशन, और एज कंपेयर टू के वो जो कोई फ्रीली चूजन एक्टिविटी है क्या, जिसको आप जो है वो आराम से जो है वो चूज कर सकते हैं, उससे उनकी जो है वो मोटिवेशन जो है वो कम होती है, या उनकी मोटिवेशन को अंडर एस्टिमेट जो है वो किया जाता है। इसी का जो है वो एक एक्सटेंडेड वर्जन है इसी थ्योरी का, जिसको हम जो है वो कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी जो है वो कहते हैं। अ वर्जन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी व्हिच होल्ड दैट एलोकेटिंग एक्सट्रिंसिक रिवार्ड फॉर बिहेवियर that had been previously intrinsically rewarding tends to decrease the overall level of motivation if rewards are seen as controlling। कि अगर आप जो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवार्ड के बारे में जो है वो पहले आपको बता चुका हूँ। अगर आप एक्सट्रिंसिक रिवार्ड जो है वो लोगों को जो है वो देते हैं, ठीक है, और उनके जो है वो अगर उनको ये पता चलता है कि ये रिवार्ड उनको कंट्रोल करने के लिए जो है वो यूज किए जा रहे हैं, तो उनसे उनकी मोटिवेशन को जो है वो उसका लेवल जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी है, इसमें ये बात करता है कि अगर पहले आप जो है वो इंट्रिंसिक रिवार्ड के ऊपर बिलीव कर रहे थे और अब आपने मूव ऑन किया है एक्सट्रिंसिक रिवार्ड के अंदर, और अगर एम्प्लॉय ये समझता है, उसको ये लगता है, ये फील होता है कहीं से कि ये रिवार्ड जो हैं आप जो कि आप जिनकी तरफ आपने अब मूव किया है एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स, वो आपको कंट्रोल करने के लिए हैं, तो इससे उनका ओवरऑल लेवल ऑफ मोटिवेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। हमें तो मोटिवेटेड लोग जो है वो चाहिए।
तो ये हमारी दो नई थ्योरीज थी मोटिवेशन की, जिसमें एक सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है और दूसरा उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। उसके बाद है हमारे पास गोल सेटिंग थ्योरी, सेज दैट स्पेसिफिक एंड डिफिकल्ट गोल्स विद फीडबैक लीड टू हायर परफॉर्मेंस। कि गोल सेटिंग थ्योरी ये कहती है कि अगर आप स्पेसिफाई कर दें लोगों को कि आपने क्या करना है, और बेशक वो मुश्किल भी हो, लेकिन जब आप उनको फीडबैक देते हैं कि जी आपने ये काम करना था, इसको ऐसे करना था, ये गलत किया है, इसको इस तरीके से ठीक कर लें, मतलब कि आप प्रॉपर गाइडेंस उनको जो है वो देते हैं। और वो याद रखें कि ऑब्जेक्टिव जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, कि आप वेग नहीं होना चाहिए। वेग होता है कि हवा में तीर चलाना, लेकिन पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और उसके ऊपर फीडबैक जब आप देते हैं तो उसके रिजल्ट जो हैं वो आपको हायर परफॉर्मेंस या सुपीरियर परफॉर्मेंस के रिजल्ट जो है वो मिलते हैं। ये इट्स सेम लाइक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या एमबीओ जिसे हम कहते हैं, एम्फसाइजेस पार्टिसिपेटिवली सिलेक्ट गोल दैट आर टेंजिबल, वेरिएबल एंड मेजरेबल। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आप ऐसे गोल जो है वो सिलेक्ट करें जिसके अंदर सबकी पार्टिसिपेशन हो, उनको, और वो गोल रियलिस्टिक होने चाहिए, टेंजिबल हो, और उनको जो है वो मेजर किया जा सकता हो, प्रॉफिटेबल हो, वेरीफाइबल हो। तो ऐसे उसके अंदर जब ये गोल अगर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है तो आपका जो भी टारगेट होगा या गोल होगा वो स्पेसिफिक हो जाएगा, और उसके साथ साथ फीडबैक, दिस विल लीड टू द सुपीरियर परफॉर्मेंस। उसके बाद है सेल्फ एफिकेसी थ्योरी। सेल्फ एफिकेसी थ्योरी क्या है? ये है कि सिंपली अगर इसको मैं शॉर्टेस्ट वे के अंदर बताऊं, दिस इज आई कैन डू अप्रोच, कि मैं ये काम कर सकता हूं। सेल्फ बिलीफ है, लेकिन लोगों का खुद के ऊपर यकीन, कि एन इंडिविजुअल्स बिलीव दैट ही और शी इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क, कि किसी को अपने ऊपर ये यकीन है कि वो, उसको लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूं। अब ये सिंपल बात है कि जिसको जितना अपने ऊपर यकीन होगा वो उतना ही अच्छा जो है वो काम करेगा, ठीक है, वो उतना ही मोटिवेटेड होगा उसके काम के लिए, बिकॉज उसे पता है कि मैं ये काम कर सकता हूं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो काम को देख के जो है वो सर के ऊपर बाजू रख लेना, तो वो वाला काम जो है वो नहीं। ये सेल्फ एफिकेसी थ्योरी है ये, कि लोग जो है वो इतने मोटिवेटेड होते हैं कि उनको लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं। फिर ये थी हमारे पास कॉन्टेम्परेरी थ्योरीज। ये 3-4 हमने थ्योरीज डिस्कस की, ये कॉन्टेम्परेरी न्यू थ्योरीज हैं इसकी। अब हम इनकी इम्प्लीकेशन के बारे में देखते हैं। जॉब एंगेजमेंट, द इन्वेस्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयर फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल एनर्जीज इनटू जॉब परफॉर्मेंस। ठीक है, मैनी स्टडीज अटेम्प्ट टू मेजर दिस डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट, एकेडमिक स्टडी आल्सो फाउंड पॉजिटिव आउटकम। जॉब एंगेजमेंट क्या होती है कि एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब के अंदर कितनी एफर्ट्स जो है वो पुट कर रहा है, ठीक है, फिजिकली, कॉग्निटिवली और इमोशनली, ठीक है, कि वो जज्बाती तौर पर कितना लिंक्ड है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो फिजिकली कितना जो है वो उसके साथ लिंक्ड है, वो अपने माइंड को, अपनी एनर्जीज को जो है वो कितना उसके लिए यूज कर रहा है। अगर हम इन 3 चीजों की बात करें तो ये क्या होंगी, मिल के क्या बनाती हैं जॉब एंगेजमेंट, कि लोग जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारी स्टडीज ने इसको डीप डाउन स्टडी करने की कोशिश की है, और एकेडमिक रिसर्च जो है उन्होंने भी इसका पॉजिटिव आउटकम जो है वो नजर आया। ऑब्वियसली पॉजिटिव आउटकम होगा, जितनी ज्यादा जॉब एंगेजमेंट होगी, कि मतलब लोग फिजिकली भी काम कर रहे हैं, इमोशनली भी अटैच हैं, जो है वो अपने माइंड से या कॉग्निटिवली भी जो है वो उसके लिए काम कर रहे हैं, क्रिएटिविटी ज्यादा होगी, जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी जो है वो उनकी ज्यादा होगी, जॉब टर्नओवर जो है वो उनका कम होगा, जॉब स्विचिंग बिहेवियर जो है वो उसका कम होगा। तो ये इसके फायदे हमें जो है वो होंगे। वन की इंक्रीजिंग जॉब एंगेजमेंट इज द डिग्री टू विच एम्प्लॉयज विच एन एम्प्लॉय बिलीव्स इट्स मीनिंगफुल टू एंगेज इन अ जॉब। ठीक है, कि इसमें जॉब एंगेजमेंट के ज्यादा होने के लिए एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एम्प्लॉय को कितना लगता है कि इस जॉब के अंदर एंगेज होना एक मीनिंगफुल काम है, एक प्रोडक्टिव काम है। लाइक कि आपको एक टास्क दिया जाता है कि यार ये काम आप कर लें, आप जाती तौर पे उसको समझते हैं कि ये काम गलत है, ठीक है, और शायद वो मॉरली एथिकली गलत है, या वो जिस तरीके से आपको करने को कहा जा रहा है वो तरीका गलत है, मेथड गलत है, वे गलत है, अप्रोच गलत है, ठीक है, या किसी और वजह से, या आप ये समझते हैं कि इसको इस तरीके से किया जा सकता है किसी बेटर वे से, लेकिन आपका सुपरवाइजर या आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मान रही, तो आप ये समझते हैं कि इस काम के अंदर जो मैं अपनी एनर्जीज वेस्ट कर रहा हूं इसका जो है वो कोई फायदा नहीं है, तो आपकी
जॉब इंगेजमेंट जो है वो कम हो जाएगी। अनदर फैक्टर इज मैच बिटवीन इंडिविजुअल वैल्यू और ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू। दूसरी चीज जो है जो इस जॉब इंगेजमेंट को इंक्रीज करती है वो है कि आपकी एक इंडिविजुअल की, एक एम्प्लॉय की वैल्यूज और एक ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज वो आपस में कितनी मैच करती हैं। लेट्स से बीइंग अ मुस्लिम हमारे अंदर राइट और रॉन्ग का हमें जो है वो बताया गया है, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट करके हमें बताया गया है। आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले जाते हैं जो कि 2 नंबरी कर रही है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज का और उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज का आपस में मैच नहीं है। ठीक है, लेट्स से अभी कोरोना वायरस है, पेंडेमिक है, सब कुछ है। आप ये समझते हैं कि ये जो ब्लैक मार्केटिंग है, चीज़ों को स्टॉक करना है, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ के ऊपर जो है वो चलती है, तो आपकी जॉब इंगेजमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि देयर इज अ नो मैच बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इनकी वैल्यूज के अंदर जो है वो मैच नहीं है। एक और चीज़ जो है वो इसके ऊपर जो अपना इफेक्ट डालती है वो है लीडरशिप बिहेवियर। ठीक है कि लीडरशिप आपकी जो है वो कैसी है, आपका सुपरवाइजर कितना है, वो आपको कितना मोटिवेट करता है, वो कितना आपको ऑन करता है, कितना साथ लेके चलता है। अगर वो आपको साथ लेके चलता है तो आपकी जॉब इंगेजमेंट ज्यादा होगी, और वाइस वर्सा, वेरी वेरी ट्रू। लास्ट में व्हेन एम्प्लॉय परसीव एन इनइक्विटी, ठीक है कि इनइक्विटी किसे कहते हैं, इक्विटी या इनइक्विटी के कितना इक्वली ट्रीट किया जा रहा है सबको, या कितना इक्वली वहां पे इनइक्विटी है, वहां पे जस्टिस नहीं है। तो जब एक एम्प्लॉय जो है वो ये परसीव करता है कि वहां पे इनइक्विटी है, तो फिर उसके ये 6 चॉइसेस जो है वो नीचे लिखी हुई हैं, ये हो सकती हैं। वो क्या हो सकती हैं, वो अपने इनपुट चेंज कर देता कि लेट्स से मैं समझता हूं कि मैं हूं और मेरा एक कोलीग है, हम दोनों सेम लेवल का काम करते हैं, लेकिन मुझे सैलरी कम दी जा रही है, उससे ज्यादा दी जा रही है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपनी एफर्ट्स कम करता हूँ, ये हो सकता है। ठीक है, या मैं अपने आउटकम जो है वो चेंज करने की कोशिश करूंगा कि मुझे सैलरी जो है वो कहीं ना कहीं से ज्यादा जो है वो मिली जाए। मैं जो है वो अपने बारे में ये सोचने लग जाऊंगा कि शायद मैं जो है वो सही काम नहीं कर रहा। ठीक है, या मैं दूसरों के बारे में ये सोचने लग जाऊंगा कि वो जो है वो ज्यादा चापलूसी करते हैं या कुछ और करते हैं। ठीक है, या फिर जो है वो किसी डिफरेंट उसकी तरफ जो है वो मैं चला जाऊंगा, रेफरेंट की तरफ के कोई किसी और अप्रोच की तरफ, किसी और मेथड की तरफ जो है वो चले जाऊंगा, या फिर मैं वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दूंगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि इनइक्विटी या इक्विटी थ्योरी जो है वो कैसे जो है वो हमें लेके चलती है। बेसिकली ये ऑफ शूट है इक्विटी थ्योरी की। इक्विटी थ्योरी क्या होती है कि लोग जो है वो अपनी और दूसरों की इनपुट और आउटपुट को कंपेयर करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं और मेरे कोलीग्स क्या कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट मुझे क्या मिल रहा है और उनको क्या मिल रहा है। लोग जो है वो इस रेशियो ऑफ रिवॉर्ड्स को जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको ये क्या है, ये इक्विटी थ्योरी है कि लोग हमेशा ऐसा करेंगे। ठीक है, फिर अगर उसमें इनइक्विटी आती है तो फिर उसका क्या आउटकम होता है, हमने उसके बारे में बात की। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में जो है वो ग्रुप लेवल के बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ की समझ नहीं है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।